Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. आज हम पढ़ेंगे एनकोडर ऑफ 7,4 हैमिंग कोड। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर में जस्ट हम एक रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ मैं कि हमने एक लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ा था और उसमें एक न्यूमेरिकल ये था कि हमारे मैसेज बिट्स 3 बिट का है और आपको पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करनी है। और इससे आपने ये देखा था कि 3 बिट के मैसेज बिट से आपको 8 पॉसिबल मैसेजेस मिलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग्स आपको पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करके आपको कंप्लीट कोड वर्ड दिखाना था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो आज हमें पढ़ना है एनकोडर ऑफ 7,4 हैमिंग कोड। तो ये क्या होता है ये हम देखते हैं। तो अराउंड 1947 रिचार्ड्स डब्ल्यू हैविंग developed technique for detecting and correcting single bit errors in transmitted data sorry। तो इसका मतलब यह है कि एक ट्रांसमिटेड डेटा है, अगर उसमें सिंगल बिट एरर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई जिसका नाम एनकोडर ऑफ 7,4 लिखा गया है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या करते हैं कि 4 बिट का मैसेज होगा। ठीक है, और उस 4 बिट के मैसेज के साथ 3 बिट्स 3 बिट के पैरिटी बिट होंगे। इस वजह से इसको हम कहते हैं, क्योंकि 4 बिट का मैसेज 3 बिट का पैरिटी है, पैरिटी बिट्स हैं, तो कंप्लीट कोड वर्ड कितने का हुआ 7 बिट का। तो इसलिए इसको हम कहते हैं 7,4 कोड। और क्योंकि हैमिंग ने इसको डेवलप किया था इसलिए इनके नाम पे है कि एनकोडर ऑफ 7,4 हैमिंग कोड। ठीक है, अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि 7,4 में 4 बिट का मैसेज होगा और 3 बिट का रजिस्टर होगा और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग कोड्स जनरेट होंगे, पैरिटी बिट्स जनरेट होंगे पहले, उसके बाद से कोड्स जनरेट होंगे मैसेज के। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सी नॉट क्या होगा। सी नॉट इज नथिंग बट द एक्सॉर ऑफ एम नॉट, एम वन, एम टू। सी वन क्या है आपका, सी वन इज द एक्सॉर ऑफ एम नॉट, एम वन एंड एम थ्री। और सी टू क्या है, एक्सॉर ऑफ एम नॉट, एम टू एंड एम थ्री। तो जैसे ही आप ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही इजी हो जाता है पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करना करस्पॉन्डिंग मैसेज बिट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने वो चीजें लिखी हुई हैं, सी नॉट की वैल्यू क्या है, सी वन की वैल्यू क्या है, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज बिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे मैसेज बिट्स कैलकुलेट होते हैं या कैसे कंप्लीट कोड वर्ड कैलकुलेट होता है। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द पैरिटी चेक मैट्रिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर 7,4 लीनियर ब्लॉक कोड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन या दिस मैट्रिक्स एच। एच गिवन है, कह रहा है कि आप इसका जनरेटर मैट्रिक्स कैलकुलेट करो। तो जनरेटर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए कि जी को एच के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जी का एच के साथ कोई कंप्लीट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हम आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट ऑल द कोड वेक्टर्स, जैसे लीनियर ब्लॉक कोड में हमने किया था वैसे यहाँ पे भी करना है, बट ये एक फिक्स 7,4 है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कोड वेक्टर्स। आपको मिनिमम डिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे जब आपका सारे कोड वेक्टर्स आपके निकल आएंगे उसके बाद। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड हाउ मेनी एरर्स कैन बी करेक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला कह रहा है कि फाइंड जनरेटर मैट्रिक्स। तो जी का आपको फॉर्मूला याद है कि जी इज इक्वल टू आई के पी होता है। ठीक है, जी इज इक्वल टू आई के पी। अगर पी मिल जाए तो हम जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी का और एच का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू पी टी आई एन माइनस के। एच इज इक्वल टू पी टी आई एन माइनस के। सो अब हम कंपेयर करेंगे गिवन एच से। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप यहाँ पे यहाँ के लेफ्ट में अगर देखें तो वह है आपका पीटी और राइट में देखें तो वह है आई एन माइनस के। सो यहाँ पे आपको पीटी मिल जा रहा है, करस्पॉन्डिंग पीटी मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप पीटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नाउ पीटी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या निकालना था, जी। फोकस वही रहेगा कि हमें जी निकालना है। तो जी इज इक्वल टू आई के पी, जी इज इक्वल टू आई के पी। सो पीटी से ट्रांसपोज ऑफ पी से हम पी कैलकुलेट कर लेंगे। एंड जनरली अब जैसे कैलकुलेट करते हैं जी इज इक्वल टू आई के पी। के क्या है, के क्या है, नंबर ऑफ मैसेज बिट्स। कितने बिट्स हैं 7,4 में, 4 बिट्स हैं। तो 4
क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और पी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो 4 क्रॉस 4 का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिख लिया और उसके बाद से जो आपने पी किया है, पी कैलकुलेट किया है, वो आपका यहाँ पे लिख दिया है। तो दिस इज योर जी जनरेटर मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा है आपका? कैलकुलेट ऑल द कोड वेक्टर्स। तो जैसे लीनियर ब्लॉक कोड में हमने किया था, उसको देख लेते हैं कैसे कोड वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। 4 बिट का आपके पास मैसेज है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। 4 बिट का अगर मैसेज है तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0000 से लेकर के 1111 तक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 16 कॉम्बिनेशन है। अब आपको सी का फार्मूला पता है, सी इज इक्वल टू एमपी, ठीक है। फार्मूले याद होने चाहिए। जस्ट आप क्या करो, सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्योंकि पी आपको अभी कैलकुलेट किया है आपने पी, तो आप सी नॉट, सी वन एंड सी टू की वैल्यूज को एम नॉट, एम वन, एम टू और एम थ्री के क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए और हर एक मैसेज के लिए आप कैलकुलेट करिए खुद से, डू इट योर सेल्फ, और आंसर को यहाँ पे मैच कराइए। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन हैं, 000 से 1111 तक। सो आपको थोड़ा समय लगेगा, बट आप अगर इसको करेंगे तो आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इतने बड़े क्वेश्चंस बीटेक के एंड सेमेस्टर एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। वैसे 3 बिट के मैसेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आएगा तो फिर 10 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, बीटेक के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आप प्रैक्टिस करिए और मैच करा लीजिएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या रहा है कि वी नो दैट मिनिमम डिस्टेंस डी मिनिमम इज इक्वल टू द मिनिमम वेट ऑफ एनी नॉन जीरो कोड वेक्टर। अब मिनिमम वेट क्या होता है? मिनिमम वेट क्या होगा आपका? नंबर ऑफ नॉन जीरो बिट्स इन अ कोड वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम वेट। अब आपके पास कितने कोड्स आए थे? 16, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि नॉन जीरो बिट्स कितने हैं। पहले कोड में कितने हैं? एक भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो जीरो वेक्टर पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, अदरवाइज हमेशा मिनिमम डिस्टेंस जीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे आपका कितने हैं नॉन जीरो बिट्स? 3। अभी मिनिमम 3 हो गया। नॉन जीरो 3, अभी भी 3 ही है। इसमें 4, तो मिनिमम कितना है? डी मिनिमम 3 है। अभी यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे 4, तो मिनिमम 3 है अभी। यहाँ पे भी 4 है तो मिनिमम 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस कोड में 3 है, इस कोड में 4, 3, 4, 4 एंड यहाँ पे 7। तो मिनिमम कितना है? मिनिमम है 3। तो और आपको याद भी रखना चाहिए कि 7, 4 हैमिंग कोड के लिए जो डी मिनिमम होता है वो 3 ही होता है, ठीक है। चाहे पी की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, डी मिनिमम 3 ही आएगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर तो यही हो गया कि डी मिनिमम इज इक्वल टू 3। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन वाज हाउ मेनी एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड हाउ मेनी एरर्स कैन बी करेक्टेड। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डी मिनिमम डिटेक्शन के लिए डी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस प्लस वन, वेयर एस इज द नंबर ऑफ एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, एंड करेक्शन के लिए डी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2t प्लस वन, वेयर टी इज नंबर ऑफ एरर करेक्टेड। तो आप इसको जब पुट करेंगे वैल्यूज डी मिनिमम की, तो आप देख सकते हैं कि द गिवन कोड, गिवन पैरिटी मैट्रिक्स जो आपका क्वेश्चन था, इस पैरिटी मैट्रिक्स जो एच गिवन है, इस पैरिटी चेक मैट्रिक्स के लिए जो हैमिंग कोड डिजाइन होगा, वो हैमिंग कोड देखते हैं। एट मोस्ट टू एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, मतलब एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम दो ही एरर डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। और कितने एरर करेक्ट कर सकता है? मैक्सिमम 1 एरर करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपको 7,4 हैमिंग कोड के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अभी हम एनकोडिंग कर रहे थे, लीनियर ब्लॉक कोड से एनकोडिंग किया हमने, 7,4 हैमिंग कोड से एनकोडिंग किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंड्रोम डिकोडिंग क्या होती है। एक डिकोडिंग टेक्निक है, उसको हम देख लेते हैं। तो किसी भी डिकोडर के लिए दो मेन फंक्शन होते हैं, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन में, ठीक है।
पहले तो वो एरर को डिटेक्ट कर सके और दूसरा वो एरर को करेक्ट भी कर सके। ये एक डिकोडर की डिजिटल कम्युनिकेशन में एक डिकोडर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है कि अगर वो डिकोडर एरर को डिटेक्ट भी कर पाता है और एरर को करेक्ट भी कर पाता है तो दैट इज द डिटेक्टर इज, कहा जाए कि बहुत अच्छा है। ठीक है। अब डिकोडिंग जो हम करते हैं लीनियर ब्लॉक कोड में, एक जो टेक्निक है उसका नाम सिंड्रोम डिकोडिंग है। वो क्यों यूज होता है? क्योंकि जब हम इसको यूज करते हैं तो वो मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर देता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ग्रेट एक्सटेंट तक मेमोरी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए हम सिंड्रोम डिकोडिंग यूज करते हैं। अब डिकोडिंग जो सिंड्रोम डिकोडिंग हम करते हैं उसमें प्रोसेस क्या है, टेक्निक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कि चलो अज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल एक्स जो है हमने उस डेटा को ट्रांसमिट किया, कैपिटल एक्स को ट्रांसमिट कर दिया और कैपिटल वाई जो है वो रिसीव हो रहा है। अगर ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड आपके बराबर है तब तो कोई एरर नहीं है। और अगर ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो देयर इज सम एरर। अब ये आपको पता करना है कि एरर कहाँ पे होगा। ट्रांसमिटेड में तो नहीं होगा ना, एरर तो रिसीव्ड कोड वर्ड में होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एरर अकर होगा वो रिसीव्ड कोड वर्ड में ही होगा। एक्स तो आपने ट्रांसमिट किया हुआ है, वो आपका ओरिजिनल डेटा है, कोड वर्ड है। वाई जो है रिसीव्ड है, एरर उसी में आ सकता है। देखेंगे कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं और कैसे करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि हमारे पास पैरिटी चेक मैट्रिक्स होता है जिसको यूज करके हम सिंड्रोम डिकोडिंग कर पाते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है इसके लिए। और आपको पता है कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स होगा ही होगा किसी भी एनकोडर के लिए। तो एनकोडर में आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच है और उसका फार्मूला आपको पता है, एच इज इक्वल टू पी टी आई एन माइनस के। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम उस एच का पैरिटी चेक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज ले लेंगे उसका, है ना। और ट्रांसपोज लेने के बाद अभी हम उसको रखेंगे, देखते हैं आगे क्या स्टेप हो सकता है। पी का नाम आप याद रखेंगे, पी इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो एच ऑफ टी हमने ले लिया, ट्रांसपोज ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स। अब डिटेक्शन कैसे होगा? डिटेक्शन के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सिंड्रोम डिकोडिंग में बहुत ही अच्छा प्ले करता है, रोल प्ले करता है। ये वाली प्रॉपर्टी, अगर कोई एनकोडर है जिसका एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है और उस एनकोडर से आपने एक डेटा ट्रांसमिट किया जिसका जिसकी वैल्यू है कैपिटल एक्स, और उसी एनकोडर के लिए आपने पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैपिटल एच बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि एक्स इंटू एच टी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एक्स इंटू एच टी इज इक्वल टू जीरो, ये फिक्स प्रॉपर्टी है, आप इसको रट लीजिए। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अपने रिसीव्ड कोड वर्ड में एरर को डिटेक्ट करने के लिए। किस कैसे, आप देख सकते हैं। अब वो चीज आपको याद रखनी है कि x इज इक्वल टू वाई है अगर, तो एरर नहीं है, और x नॉट इज इक्वल टू वाई है तो एरर है। अब यहाँ पे ये देखो कि अगर x एच टी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और x इज इक्वल टू वाई है अगर, है ना, x इज इक्वल टू वाई कह रहे हैं, y इंटू एच टी अगर जीरो आ जाए तो इसके इससे क्या निकलता है? इफ y इंटू एच टी इक्वल टू जीरो निकलता है, होता है अगर, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि देयर इज नो एरर इन द रिसीव्ड कोड वर्ड। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और x इंटू एच टी इक्वल टू जीरो है, और अगर एरर नहीं है तो y इंटू एच टी भी जीरो होगा। ठीक है, और अगर y इंटू एच टी आपका जीरो नहीं है तब हम कहेंगे कि देयर इज सम एरर प्रेजेंट इन द रिसीव्ड कोड वर्ड। क्लियर है? ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए कि इफ y एच टी इज इक्वल टू जीरो तो एरर नहीं है। ये तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए कि एरर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि y इंटू एच टी जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि x इंटू एच टी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको यूज कर रहे हैं तो सिंड्रोम कहेंगे किसको? सिंड्रोम कहेंगे हम s इज इक्वल टू वाई ऑफ एच टी को। क्यों? क्योंकि एरर जो है आपका y में होता है, रिसीव्ड कोड वर्ड में। सो सिंड्रोम इज कॉल्ड एज s इज इक्वल टू वाई एच टी। ठीक है, अब एक टॉपिक है या कह सकते हैं एक टॉपिक है एरर वेक्टर, उसको समझ लेते हैं कि इसका रोल क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी कर देता है एरर को फाइंड आउट करने में। और देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एन n बिट ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड कोड वर्ड कैपिटल x एंड y रिस्पेक्टिवली,
Let's define an n-bit error vector, capital E, such that its non-zero elements represent the locations of error. आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि अगर हम एक एरर वेक्टर ई को डिफाइन करते हैं एन बिट ट्रांसमिटेड कोड वर्ड के लिए, तो जो उस एरर वेक्टर के नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ना, वो लोकेशंस बताएंगे कि एरर कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि सपोज आपके पास कोड वर्ड ट्रांसमिटेड जो था वो है 0011110, और जो रिसीव्ड कोड वर्ड है वाई वो है 10011010। तो आप देख सकते हो कि एरर कहाँ कहाँ पे है। तो जो एरर वेक्टर है आप देखोगे उसके नॉन जीरो जो लोकेशंस है वो वहीं पे है जहाँ पे रिसीव्ड कोड वर्ड में एरर है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एरर वेक्टर को डिफाइन करते हैं, हम डिजाइन करते हैं कि वो ये बता देता है कि लोकेशंस कहाँ पे हैं, वो लोकेशंस कहाँ पे एरर है। ठीक है, और अगर आप इसको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर इनमें से दो चीजें, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें से अगर दो चीजें आपको गिवन है तो तीसरा आप दोनों के एक्सऑर से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप चेक कर लो, अगर एक्स और वाई है आपके पास तो एरर वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा दोनों के एक्सऑर से। जीरो वन का वन, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का वन, वन वन का जीरो, वन जीरो का वन, वन वन का जीरो, जीरो जीरो का जीरो। अगर एक्स और एरर वेक्टर गिवन है, एक्स और एरर वेक्टर गिवन है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रिसीव्ड कोड वर्ड इन दोनों के एक्सॉर से, इन दोनों के एक्सॉर से। ठीक है, लाइक जीरो वन का वन, जीरो और जीरो का जीरो, वन एंड वन का जीरो, वन एंड जीरो का वन, वन एंड वन का जीरो, एंड सो ऑन। आप चेक कर सकते हैं। और अगर y और e गिवन हो तो x भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के एक्सॉर से। तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि एरर कैसे हम डिटेक्ट कर रहे थे और करेक्ट कर रहे थे। तो एरर वेक्टर भी एक टॉपिक था जिससे हम पता कर सकते हैं कि लोकेशंस कौन कौन सी हैं जहाँ पे एरर्स हैं। एक तरीका ये है, एरर वेक्टर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, द एलिमेंट इन द कोड वर्ड कैपिटल वाई कैन बी obtained बाय यूजिंग, वो अभी जो मैंने बताया आपको, सॉरी, अभी जो मैंने बताया आपको कि कोई भी दो अगर आपको अवेलेबल हो तो आप तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन सिंड्रोम एंड एरर वेक्टर, रिलेशन बिटवीन सिंड्रोम एंड एरर वेक्टर, एक दो नंबर में एक डेरिवेशन आ जाता है या कभी कभी 5 नंबर में। बीटेक के एंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। 2 नंबर या 5 नंबर में ये डेरिवेशन आ जाता है कि आप डिराइव द एक्सप्रेशन या डिराइव द रिलेशन बिटवीन सिंड्रोम एंड एरर वेक्टर। तो आपको सिंड्रोम पता है, एस इज इक्वल टू वाई एस टी होता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वाई एस टी होता है, और y इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर ई, जो अभी एरर वेक्टर वाली बात बताई थी मैंने। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई, y अगर कैलकुलेट करना है तो x और e का एक्सॉर करेंगे तो मिल जाता है। इसी y की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, और हम देखेंगे क्या मिलता है। तो ये आएगा एस इज इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर ई मल्टीप्लाइड बाई एच टी। इसको एक्सपैंड करेंगे जब, तो एक्स इंटू एच टी। अब यहाँ पे देखो एक्स इंटू एच टी जैसे ही आपने देखा, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, एक्स इंटू एच इक्वल टू जीरो होता है। पुट कर देंगे, और एक्सॉर की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर एक्सॉर के दो इनपुट्स हैं और दोनों में से कोई एक इनपुट को जीरो फिक्स कर दिया जाए तो वो एक्सॉर एज अ बफर काम करता है। तो एस इज इक्वल टू जीरो एक्सॉर ई एच टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस इज इक्वल टू ई एच टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिंड्रोम एंड एरर वेक्टर। ये डेरिवेशन 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है, वैसे 2 नंबर लायक ही है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेंगे हम जिससे ये पता चलेगा कि कैसे सिंड्रोम को यूज करके हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। बिफोर दैट एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये एंड सेमेस्टर एग्जाम में आता भी है, बहुत ही पॉपुलर है। प्रूफ करने के लिए आता है कि x इंटू एच इक्वल टू जीरो प्रूफ करो, जिसमें h गिवन रहेगा और ट्रांसमिटेड कोड वर्ड x गिवन रहेगा। तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ x इंटू एच टी, और आंसर अगर जीरो जीरो आता है तो वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ x इंटू एच टी इक्वल टू जीरो होगा, अदरवाइज प्रूफ नहीं होगा। तो प्रूफ होगा ही होगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ये प्रॉपर्टी है और प्रूफ करने के लिए ही देगा। ठीक है,
तो x इंटू एस टी इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप और यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 0 0 आ गई है। हैंस प्रूफ, बहुत ही ईजी है, 2 नंबर में आ सकता है ये एंड सेमेस्टर एग्जाम में। अब एरर करेक्शन यूजिंग सिंड्रोम डिकोडिंग, ठीक है। तो एरर करेक्शन हम कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। और बिफोर गोइंग थियरी पार्ट ऑफ द स्टेप्स, चलो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वैसे देख लेते हैं, एस इज इक्वल टू वाई एस टी आपको पता है, और एस इज इक्वल टू ई एच टी से हम अ, देख सकते हैं कि करेक्शन कैसे करते हैं। बट बिफोर थियरी पार्ट से आप उतना क्लियरिटी नहीं आएगी, इट्स बेटर कि न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि कैसे एरर करेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है, फॉर रिसीव्ड कोड वर्ड, ये रिसीव्ड कोड वर्ड है y इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 1 0, कह रहा है कि डिटेक्ट द एरर एंड करेक्ट दैट इफ एनी, अगर एरर है तो उसको डिटेक्ट करिए और करेक्ट भी करिए। और क्या गिवन है, उस एनकोडर का पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही डेटा है, एक तो रिसीव्ड कोड वर्ड है और एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। ओके, सो हम सिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एस इज इक्वल टू वाई एस टी, वाई गिवन है और एस गिवन है, एस इज इक्वल टू वाई एस टी हम कैलकुलेट करेंगे। एस टी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ पैरिटी चेक मैट्रिक्स। अब देखो, एच टी और एस इज इक्वल टू वाई और एच टी ये है, ट्रांसपोज कर दिया तो ये आया, ठीक है। एस इज इक्वल टू वाई एच टी कैलकुलेट किया मैंने तो 101 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कर्सर दिख रहा होगा, 101 आया। अब पहले तो ये पता चल गया कि एस इज इक्वल टू वाई एच टी जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है इसका मतलब ट्रांसमिटेड कोड वर्ड और रिसीव्ड कोड वर्ड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एरर है, ठीक है। और अगर एरर है तो कहाँ पे एरर है, तो जो आपका वैल्यू आया ना, ये एस इज इक्वल टू 101, जो ये वैल्यू आई हुई है, उसको हम एच टी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसमें सर्च करेंगे कि कौन सी रो में वो है। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, थर्ड रो में है, दिख रहा है ना, थर्ड रो में 101 है, जो आया है 101 वो थर्ड रो में है। ये क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उसके थर्ड बिट में एरर है, ठीक है। जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उसके थर्ड बिट में एरर है। तो जो रिसीव्ड कोड वर्ड था, पहले तो ये पता चल गया ना कि एरर है। अब एरर कहाँ पे है, थर्ड बिट में है। क्यों, क्योंकि जो आया था वो एच टी के थर्ड रो में है। थर्ड बिट क्या है, 1। तो ये जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उसके थर्ड बिट में 1 रिसीव हुआ है और ये एरर है, तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए लिखा है सो द करेक्ट कोड वर्ड विल बी 0 1 0 0 1 1 0। तो दिस इज हाउ we can detect the error and correct the error by using syndrome, which is s is equal to yht। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशनल कोड। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। बाकी चीजें समझ में आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, उनको आप पढ़ चुके हैं तो उनको समझाइए, खुद पढ़ाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो शेयर करिए ताकि वो और अच्छे से समझ सकें। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।